हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूह में अंतर देख लिए थे, क्या क्या होता है, और दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों पे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब नया टॉपिक है। देखो, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध और उन प्रतिरोधकों में विद्युत धारा का वितरण। चलो देखो, सीरीज में दो प्रतिरोध कनेक्टेड है, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब इन दोनों में कितना कितना करंट आई फ्लो होगा ये निकालना है। ठीक है, देखो चित्र 4.17 में एक परिपथ दिखाया गया है। देखो ये परिपथ दिखाया गया है जिसमें दो प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है। R1 और R2 है, प्रतिरोध R1 R2 है, ठीक है, को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़कर इस संयोजन को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है यदि संयोजन का समतुल्य Rp हो तो। ठीक है, सिंपल बात है। देखो क्या कह रहा है। अच्छा, ये सीरीज है कि पैरेलल कैसे पता करेंगे। यहाँ करंट I जो है वो बढ़ जा रहा है, यानी पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो यहाँ भी विभांतर कितना होगा V, और यहाँ भी विभांतर कितना होगा V। ठीक है, दोनों में V विभांतर होगा, मतलब विभांतर दोनों का R1 और R2 में बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए, समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था पैरेलल में। 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 है ना। अब ये ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दोनों का एलसीएम ले लिया, R1 R2 प्लस R1। ठीक है, R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1। अब इसको क्या किए, 1/Rp था तो Rp कर दिए, ये भी उल्टा हो गया, R2 R1/R1 प्लस R2। ठीक है, हो गया क्लियर। ये क्या आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या समतुल्य प्रतिरोध किसका, पैरेलल का। ठीक है, यदि परिपथ में कुल विद्युत धारा I हो और दोनों प्रतिरोधकों में विद्युत धारा क्रमशः I1 और I2 हो तो। ठीक है, कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा I फ्लो हो रहा है और दोनों में I1 और I2 हो, I1 R1 के थ्रू जाए, I2 R2 के थ्रू जाए। ठीक है, तो क्या होगा, I बराबर टोटल हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, क्यों, क्योंकि I से ही तो टूट के I1 और I2 बन रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, ओम के नियम से R1 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों के दोनों सिरों के बीच विभांतर, विभांतर कितना होगा, V बराबर IR होता है, V बराबर IR है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, V मान लो V1 इसको लेते हैं तो V1 बराबर I1 R1 है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, V2 बराबर I2 R2, और V1 और V2 दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल रेजिस्टेंस है ना, पैरेलल है तो दोनों में विभांतर सेम होता है। देखो लिखा है V1 बराबर I1 R1, V2 बराबर I2 R2। अब देखो दोनों V1 और V2 दोनों सेम बराबर है, क्योंकि परंतु पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभांतर समान होता है, मतलब बराबर होता है। तो V1 बराबर V2 है तो क्या हो जाएगा, I1 R1 बराबर I2 R2 है ना, I2 R2। ठीक, देखो लिख दिया I1 R1 बराबर I2 R2। ठीक है, चलो अब यहां से हम I2 निकाल रहे हैं। कैसे, क्या दिया गया है, I2 R2 बराबर I1 R1 है ना। I2 निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, I2 बराबर I1 R1 बाई R2। I2 बराबर I1 R1 बाई R2 आया। I2 बराबर क्या आ गया, I1 R1 बाई R2। चलो अब क्या था, पूरा I बराबर क्या था, I1 प्लस I2 था। I1 पहले से पता है, पता नहीं है, I1 को I1 ही छोड़ देंगे, और I2 बराबर हम लोग को पता चल गया है I1 R1 बाई R2 है ना। देखो I बराबर I1 प्लस I2 के जगह I1 R1 बाई R2 हो गया इतना। चलो आगे देखते हैं।
ठीक है, ठीक। अब देखो यहां क्या किया, I1 कॉमन ले लिया, I1 कॉमन ले लिया, कैसे, I1 प्लस I1 R1 बाई R2 में से I1 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ I1 चला गया तो क्या बचा, R1 बाई R2, है ना। I1 कॉमन लिया, I1 के जगह 1 बचा, यहाँ I1 चला गया तो R1 बाई R2 बचा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेगा तो क्या होगा, चलो देखो यहां से क्या होगा, हमको क्या निकालना है, I1 निकालना है, तो I बराबर I1, यहाँ क्या लेंगे, R2 एलसीएम हो जाएगा, R2 प्लस R1, है ना। I बराबर I1 R1 प्लस R2 प्लस R1 बाई R2, ठीक है, ये आ गया। देखो I बराबर I1 R2 प्लस R1 बाई R2, ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है I1, सॉरी हमको निकालना है I1, ठीक है। क्या आया था, I बराबर I1, यहाँ एलसीएम हो गया था R2 प्लस R1, है ना। हमको निकालना है I1, तो I1 कैसे निकलेगा, I1 को यहीं छोड़ देंगे, इसको इस साइड लेंगे, उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो I1 बराबर आ जाएगा I R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। R2 प्लस R1 लिखे या R1 प्लस R2 लिखे, दोनों बात सेम है, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, अब यहां समझो, देखो आया है I1 बराबर क्या आया है, I R2 बाई R1 प्लस R2, ऐसे ही I2 बराबर R1 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। चलो अब याद कैसे करना है इसको, देखो जब भी हम I1 निकालेंगे इसके सीधे में I टोटल करंट तो होगा ही, टोटल करंट होगा, ठीक है। I1 जब भी निकालेंगे तो I1 निकाल रहा है तो R2 ऊपर होगा, I2 निकाल रहा है तो R1 ऊपर होगा, बाकी टोटल रेजिस्टेंस नीचे हो जाएगा बटा में। देखो I1 जब निकालेंगे तो I, याद करने का तरीका है, R2, I1 निकाल रहा है तो R2 बाई R1 प्लस R2, I2 निकालेंगे तो I ऊपर क्या होगा, R1 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, याद रखना, समझ गए, इसको याद रखना है। आगे चलो इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ये करंट पे लेके एक दिन क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, उष्मीय मतलब हीट, है ना, उष्मा मतलब हीट, यह साधारण अनुभव की बात है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, ठीक है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। मतलब जब भी किसी चालक से करंट पास होता है तो वो चालक गर्म हो जाता है, गर्म होने का अर्थात क्या, अर्थ क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा जो है वो उष्मा में रूपांतरण हो गया, कन्वर्ट हो गया उष्मा में, इसे ही विद्युत धारा की उष्मीय प्रभाव कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। यदि किसी चालक जैसे धातु के एक तार के दोनों सिरों को सेल या बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। देखो मान लो कोई चालक है, ये कोई चालक है, इसके दोनों सिरों के बीच सेल या बैटरी, कुछ भी मान लो, सेल या बैटरी जोड़ते हैं, बराबर नहीं रहेगा, ये छोटा रहेगा, चलो फिर से बनाते हैं। देखो कोई चालक है मान लो, इसके दोनों सिरों के बीच सेल या बैटरी जोड़ते हैं तो क्या क्रिएट हो जाता है, विभवांतर, है ना। तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, ठीक है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के उच्च विभव से के सिरे
की ओर त्वरित हो जाते हैं। उच्च विभव, मान लो यहाँ इसके चालक के अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कहां जाएगा, चालक के उच्च विभव की तरफ। किधर जाएगा, उच्च विभव की तरफ, ठीक है, चल देगा। त्वरित हो जाते हैं मतलब एक्सेलरेटेड होता है। त्वरण का मतलब क्या हुआ, त्वरण का मतलब हुआ पर यूनिट टाइम में इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, है ना, त्वरित हो जाते हैं, एक्सेलरेटेड हो जाते हैं। परंतु इन इलेक्ट्रॉनों की चाल लगातार बढ़ नहीं पाती है। ओहो, क्यों नहीं बढ़ पाती है, ये देखो, क्योंकि वे अपने मार्ग में पड़ने वाले चालक के घन आयन, जो पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, घन आयन से बारंबार टकराते रहते हैं। जैसे ही यहां से चलेगा बार बार घन आयन से टकरा जाएगा। टकराने के वजह से ये लगातार इसका चाल बढ़ नहीं पाता है, त्वरित नहीं हो पाता है, ठीक है। इससे उसकी चाल मंद पड़ जाती है, चाल कम हो जाता है, और तेज, जितना तेज चलना चाहिए उससे इस इलेक्ट्रॉन का चाल कम हो जाता है। इस प्रकार विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विभवांतर, ये विभवांतर क्रिएट किया गया था प्लस माइनस का सेल लगा के, उसके कारण जो गतिज ऊर्जा देखो, इस प्रकार विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसका कुछ भाग वे चालक के आयनों को दे देते हैं। टकराता है, टकराते ही कुछ न कुछ एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है, चालक के आयनों को दे देते हैं। इससे चालक की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसके वजह से क्या दिक्कत, क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा जो है, इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप चालक का ताप बढ़ जाता है। इसी वजह से चालक का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तप्त चालक इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा को अपने अगल बगल की वस्तुओं, प्रवेश आदि में उष्मा अंतरण या हीट ट्रांसफर द्वारा वितरित कर देता है, ठीक है। क्या होता है, इसी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये अगल बगल में अपना उष्मा निकाल देता है, ठीक है। चालक उष्मा अपना अगल बगल में निकाल देता है, ठीक है। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। चलो ये देखो, अर्थ यह हुआ कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित उष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। चलो समझ गया पूरी बात, आगे देखो। चलो अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। विद्युत धारा से उत्पन्न उष्मा का परिमाण। जो विद्युत धारा से उष्मा पैदा हो रहा था, हीट पैदा हो रहा था, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे देखेंगे, ठीक है। मान लिया कि किसी चालक चालक P और Q जिसका प्रतिरोध R है, के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V, ठीक है, स्थापित किया गया है। विभवांतर V इसको दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, यदि PQ में विद्युत धारा I समय t तक प्रवाहित होती है, तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने वाली आवेश का परिमाण होगा Q बराबर IT। अच्छा, ये फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, I बराबर Q बाई T। यहां से भी आ जाएगा Q बराबर I इंटू T, Q बराबर IT, ठीक है। अब देखो, वर्क का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, Q इंटू V, है ना। तो यहाँ कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया, QV, ठीक। अच्छा, यहाँ Q बराबर क्या था, IT, ये हो गया QV। अब इस Q को इस Q से हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, Q की जगह IT। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर IT इंटू V, ठीक है। अब V बराबर हम लोग जानते हैं, V बराबर IR होता है, याद है ना, V बराबर IR। तो देखो, IT इंटू V बराबर IR, तो IR, दो I हो गया, है ना। तो इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर R इंटू T, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं फिर से, Q बराबर IT, समझ गए,
Q बराबर आई टी। फिर कार्य बराबर W बराबर Q इंटू भी, Q इंटू भी। अब इस Q के जगह आई टी लिखेंगे तो आई टी इंटू भी आ जाएगा। ठीक, आगे देखो, तो वी आई टी हो गया, सजा के इसको लिख दिए वी आई टी। अब v बराबर आई आर होता है, तो v बराबर आई आर को लिख देंगे, v के जगह आई आर लिख दिए, आई टी पहले से था, तो दो आई होने की वजह से आई स्क्वायर आर टी, यानी कार्य बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। चलो अब देखो U, ये क्या है, U क्या है, आंतरिक ऊर्जा। क्या है, आंतरिक ऊर्जा, वही आंतरिक ऊर्जा जो कंडक्टर से, जो चालक से आसपास के परिवेश में इधर उधर जा रहा था, वही आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, ये पता चल गया। U बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला याद रखना है एकदम। U बराबर आई स्क्वायर आर टी, U बराबर आई स्क्वायर आर टी, U बराबर आई स्क्वायर आर टी, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं कह रहा है। यही संचित ऊर्जा चालक के अगल बगल की वस्तुओं को ऊष्मा के रूप में वितरित होती है। यही ऊर्जा जो है आई स्क्वायर आर टी चालक के अगल बगल में ऊष्मा के रूप में वितरित होती है। ठीक है, चलो कार्य का आंतरिक ऊर्जा का ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक। अब सीजीएस मात्रक में यही कैलोरी होता है, सीजीएस मात्रक में यही क्या होता है, कैलोरी, सीजीएस मात्रक में कैलोरी। ठीक, अब देखो 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल या 4.2 जूल लगभग, कैलकुलेशन के लिए 4.2 जूल लेते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है, इसको याद रखना, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। चलो समीकरण 4.19, समीकरण 4.19 ये देखो, U बराबर आई स्क्वायर आर टी के बारे में बोल रहा है। में निम्नलिखित 3 नियम प्राप्त होते हैं। क्या क्या, किसी निश्चित समय, यानी समय को फिक्स कर दिया गया, में किसी निश्चित प्रतिरोध, यानी आर को भी, रेजिस्टेंस को भी फिक्स कर दिया, निश्चित हो गया ना, समय को फिक्स किया गया, रेजिस्टेंस को फिक्स किया गया, वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण U उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। देखो जब भी R और T को फिक्स करेंगे, R और T कांस्टेंट होगा, नियत होगा, तो आई U जो है समानुपाती किसके होगा, आई स्क्वायर के। U जो है, U आंतरिक ऊर्जा जो है वो किसके समानुपाती होगा, आई स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा आई को फिक्स कर दिया गया, द्वारा निश्चित समय T को भी फिक्स कर दिया गया, में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। डायरेक्टली U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के, कब, जब I और T कांस्टेंट रहे, नियत रहे। ठीक है, ऐसे ही किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा प्रवाह के समय T के समानुपाती होगा। ठीक है, मान लो I फिक्स किया गया है, अलग अलग समय पे करंट सेम और R को फिक्स किया गया है, तो आंतरिक ऊर्जा U जो है वो समानुपाती होगा T के। समानुपाती का मतलब जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे U बढ़ेगा, जैसे जैसे U बढ़ेगा वैसे वैसे T बढ़ेगा, या जैसे जैसे U घटेगा वैसे वैसे T कम होगा। ठीक है, समझ गए ये बात। चलो आगे देखते हैं। 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर चालकों में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में उपयुक्त 3 नियम दिए थे। इसलिए इन नियमों को जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। जूल का ऊष्मीय नियम क्या था, सीखा जाए। देखो 3 नियम दिए थे। जूल का ऊष्मीय नियम क्या था, ये ओम के नियम के हिसाब से I बराबर V बाई आर होता है, I बराबर V बाई आर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो W बराबर आई स्क्वायर आर टी था,
आई स्क्वायर आर टी था, तो आई बराबर क्या हो गया, v बाई आर, है ना। अब क्या करेंगे, आई के जगह v लिखेंगे तो स्क्वायर है, तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी हो जाएगा, इंटू आर टी हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा, v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। देखो v स्क्वायर बाई आर, w बराबर v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अब देखो आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, u बराबर v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अतः चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा और उसके अगल बगल की वस्तुओं को प्राप्त ऊष्मा का परिमाण हो जाएगा v, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, u बराबर v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो u जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1 बाई आर के, है ना। u मतलब आंतरिक ऊर्जा जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आर के। यानी जब भी आर कम होगा, आर कम होगा मतलब जिसका प्रतिरोध कम होगा, उसका जो आंतरिक ऊर्जा होगा वो ज्यादा होगा, है ना, या प्राप्त ऊष्मा जो होगा वो ज्यादा होगा। देखो यहां समझते हैं, स्पष्ट है कि दिए गए विभवांतर v तथा समय t के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अतः यदि एक ही विभवांतर v को फिक्स किया गया है, को दो प्रतिरोध मतलब दो रेजिस्टेंस है, मान लो R1 R2 पर आरोपित किया जाए, तो कम प्रतिरोध वाले, मान लो जो कम रहे, अगर R1 कम है, R1 मान लो कम है, R1 कम है, कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा। जिसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, मान लो R1 का रेजिस्टेंस कम है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न ज्यादा होगा, यानी वो अगल बगल हीट ज्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, विद्युत शक्ति। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।